नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हम पाषाण काल के बारे में चर्चा कर रहे थे और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आपने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। पूरा पाषाण काल को आपने 3 भागों में बांटा था, निम्नपुरा, मध्यपुरा, उच्चपुरा। उसके बाद हम लोग 10,000 बीसी तक का सफर कर चुके थे। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 बीसी तक हम लोग आ गए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, दोनों कालों को हम आज इसी स्लाइड के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो काल है मध्य पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो 9,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी, यानी कि 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व जो आपका है वो आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल जो था उसमें पत्थर के बड़े उपकरणों का हम प्रयोग करते थे। अब हम पत्थर के छोटे उपकरणों का प्रयोग यहाँ पर देखेंगे और करेंगे। इसी के आधार पर इस काल को मध्यपुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो आप अब देखेंगे कि जो मध्य पाषाण काल है उसके स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्थल से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो आपका जो पहला स्थल है वो रायसेन जिला भीमबेटका। कल आपने भीमबेटका पढ़ा था, तो भीमबेटका में गुफा चित्रकारी का जो आपको साक्ष्य मिलता है वो कहाँ मिलता है? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो आपने भीमबेटका के बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा था और मैं बताया भी था कि भीमबेटका एक ऐसा स्थल है मध्य प्रदेश का जहां से तीनों पाषाण कालों यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो आज मध्य पाषाण काल में भी रायसेन जिला भीमबेटका की बात हम कर रहे हैं। तो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य याद करिए। आदमगढ़ और बागौर, बागौर राजस्थान, आदमगढ़ एमपी से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आपको, सॉरी, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर भी आदमगढ़ आपको देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा। सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा आपके प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका जो मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण कालीन प्रथम औजार, मध्य पाषाण कालीन प्रथम औजार आपके सीएल कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइल महोदय ने आपके बिंद क्षेत्र से खोजा। आपके मध्य पाषाण काल का पहला औजार कौन? सीएल कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में बिंद क्षेत्र से खोजा, बिंद क्षेत्र से खोजा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बागौर सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल, यानी कि जो बागौर है वो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है बागौर। ठीक है ना, तो बागौर आपका मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। कहां पे स्थित है? राजस्थान में। कल आप पढ़े थे बागौर भी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। फिर आप आगे बढ़िए, उपकरण स्थल आपने देखा। स्थल में क्या क्या देखा? रायसेन जिला भीमबेटका, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बागौर की तरफ। तो बागौर सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालिक स्थल आपको मैंने बताया। अब आप उपकरण की ओर आएंगे तो मैंने क्या बताया कि जो मध्य पाषाण काल है छोटे उपकरणों के आधार पर इस काल का नाम ही मध्य पाषाण काल रखा गया। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, आप देखेंगे पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में, क्योंकि पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य भी इसमें देखने को मिलेंगे और कुछ नव पाषाण कालीन साक्ष्य भी इसमें देखने को मिलेंगे। इसलिए इसे कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। अब आप देखेंगे उपकरण, उपकरण क्या क्या थे आपके मध्य पाषाण काल में? तो छोटे उपकरण मैंने बोला माइक्रोलिथ, यानी छोटे उपकरणों का प्रयोग, जैसे ब्लेड, क्रोड उपकरण, ठीक है, त्रिकोण, नौचंद्राकार औजार, भाला, ठीक है। तो इन प्रकार के औजारों का प्रयोग हुआ। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पत्थर के बड़े टुकड़ों से तोड़ करके छोटे छोटे उपकरण बनाने के साथ आपको मध्य पाषाण काल में मिल रहे हैं। मैंने बोला आपको त्रिकोण, ये आकार का कोई त्रिकोण है,
इसको आप लकड़ी में हड्डी में लगा दिए तो आपका भाले का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? भाले का। चंद्राकार का कुछ इस प्रकार का है कोई आकार, इसमें आप कुछ लगा दिए तो ये भी एक आपका औजार बन गया। तो माइक्रोलिथ से आप औजार बनाना स्टार्ट किए कहां पर? आप मध्य पाषाण काल में। ब्लेड से तो आप परिचित हैं, कोड भी वैसे ही है। तो आप देखिए भाला, यानी कि पहली बार प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का प्रयोग आपके मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। यानी कि भाला को फेंक करके मारने का साक्ष्य देखने को मिलता है आपको। फिशिंग रॉड सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मानव था इन छोटे उपकरणों के जरिए वो गतिशील हुआ, अब वो मछली भी पकड़ने लगा, फिशिंग रॉड का भी प्रयोग करने लगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे मानव कंकाल का भारत में सबसे पहला साक्ष्य सराय नाहरराय एवं महदहा से प्राप्त, यानी कि मानव के कंकाल का जो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है आपके भारत से, वो सराय नाहर और मादहा यानी कि आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में। यहां से पहली बार मानव कंकाल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, मानव कंकाल के साक्ष्य सराय नाहरराय और मादहा प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। अब आप और आगे बढ़िए तो मानव शिकारी के साथ खाद्य संग्राहक बना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप देखें कि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो सिर्फ और सिर्फ शिकारी था। छोटे मोटे कहीं कहीं साक्ष्य मिले कि खाद्य संग्रह के, लेकिन यहाँ पर मानव खाद्य संग्रह करने लगा, क्योंकि छोटे उपकरण हुए तो मानव की गतिशीलता बढ़ी, तो मानव के पास सरप्लस प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया, तो मानव खाद्य संग्राहक बना। फिर उसके बाद आप देखिए सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप कुत्ते को पालतू आज भी बनाते हैं और उस समय बनाया जाता था। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाने का जो साक्ष्य मिलता है आपको, वो मध्य प्रदेश में मिलता है, सॉरी मध्य पाषाण काल में मिलता है। मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाने का पहला साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो यहां से देखिए आप लोग पशुपालन का भी कहीं ना कहीं साक्ष्य मिलने लगा। जो आप बैलगाड़ी देखते हैं, बैलगाड़ी, उस तरीके से कुत्ते को बांध करके गाड़ी को खिंचवाने का साक्ष्य भी आपको मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़िए आप, भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम व नव पाषाण काल में पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैंने क्या बताया था आपको, आपके पूरा पाषाण काल में लोग आग से परिचित तो थे लेकिन उसका उपयोग नहीं करते थे, उपयोग नहीं करते थे। उसके बाद आप देखेंगे मध्य पाषाण काल के अंतिम अवस्था में, लास्ट स्टेज में मानव आग का प्रयोग करना शुरू करता है और नव पाषाण काल में वो पूर्णतः आग से परिचित हो जाता है और आग का प्रयोग अस्पष्टता करता है। तो ये आप जाने। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताने के लिए सोच रहा हूं कि आपका ये भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं, गुफा चित्रकारी का साक्ष्य पूरा पाषाण काल में भीमबेटका से मिल रहा है। तो उसमें 3 जो आपको गुफा चित्रकारी मिले हैं, एक नृत्य यानी नाचने का, नृत्य करने का साक्ष्य जो मिला हुआ है, मदिरा पान करने का और जुलूस का जो चित्र मिला हुआ है भीमबेटका की गुफाओं में, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसको किसको? मदिरा पान, जुलूस और नृत्य, इनके चित्र बने हुए हैं भीमबेटका की गुफाओं में, तो उसको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपने मध्य पाषाण काल के बारे में यहाँ पर पढ़ा। अब हम लोग एक कदम आगे नव पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा कि आपका पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व, उसके बाद नव पाषाण काल आपका आता है, जो अगला टॉपिक, जो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। इसका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आप देखिए नव पाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मैंने कल बताया था कि आपका जॉन लुबार्ग जो थे वो 1865 में 2 काल दिए पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल, उसके बाद दूसरा आपको दिए थे नव पाषाण काल। तो यही नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबार्ग ने 1865 में किया। कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद एक और फिर आप देखेंगे गार्डन चाइल्ड। नव पाषाण काल को क्रांति की संज्ञा देते हैं, नव पाषाण काल को क्रांति की संज्ञा देते हैं। कितने 1936 में, क्या टाइम पीरियड है? 1936 में गार्डन चाइल्ड अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ अपनी पुस्तक में नवपाषाण काल को क्रांति के रूप में दर्शाते हैं या क्रांति की संज्ञा देते हैं। क्रांति की संज्ञा कैसे देते हैं? क्योंकि जब इसमें देख रहे हैं सबसे पहले मानव शिकारी है,
पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी है और खाद्य संग्राहक भी है, लेकिन यहाँ पर मानव पहली बार कृषि उत्पादक की भूमिका में आ जाता है। मानव खेती करना स्टार्ट कर देता है, पहिए का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे मानव की गतिशीलता बढ़ती है, और मानव की गतिशीलता बढ़ेगी तो इसी सबको देखते हुए, इन्हीं फैक्टों को आपके गार्डन चाइल्ड महोदय जो हैं आपके नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा देते हैं। आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। फिर आप आगे देखिए कि प्रथम स्थल ले मैन्सूरियर ने 1860 में टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में खोजा। नवपाषाण काल का जो पहला साक्ष्य, पहला स्थल का जो साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है आपको? आप देखेंगे टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। कौन खोजता है? ले मैन्सूरियर ने। कितने में? आप देखेंगे 1860 में। 1860 में ले मैन्सूरियर ने टोंस नदी घाटी में आपके नवपाषाण काल के पहला स्थल की खोज की। चीजें क्लियर हुई आपको? अब आप आगे बढ़िए। आप देखेंगे उपकरण क्या उपकरण थे आपके नवपाषाण काल में? तो आप देखेंगे पत्थर की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। पत्थर की कुल्हाड़ी, आपको पत्थर की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां पे मिले हैं? पूरा पाषाण काल में मिले हैं। अतिरमपक्कम पल्लवरम से, मद्रास के अतिरमपक्कम और पल्लवरम से भी आपको हैंड के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो यहाँ पे हैंड मिल रहा है ये पालिशदार है। ये पालिशदार है। पहले जो हैंड बनते थे वहां पर वो कुछ इस प्रकार से होते थे, पत्थर का बेट और पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी, थोड़ी से टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन शेप में मिल रहा है आपको। जो कुल्हाड़ी का आकार मिल रहा है बेहतरीन शेप में मिल रहा है, मेरे कहने का तात्पर्य है। उसके बाद आप देखेंगे बसुली और छेनी, इससे परिचित है, बसुली से भी परिचित है आप, छेनी के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन औजार पत्थर के ही हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको लोहे का साक्ष्य नहीं मिल रहा है, अभी कोई धातु का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। आप पत्थर के ही कुल्हाड़ी, पत्थर की बसुली, पत्थर की छेनी पे ही आप क्या है, निर्भर हैं नवपाषाण काल के उपकरण पे। औजार सूक्ष्म सुडौल पालिशदार, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे औजार वही बन रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा बनावट में थोड़ा सा आप क्या देखते हैं कि फिनिशिंग देखते हैं, फिनिशिंग देखने को मिलती है। यानी कि जैसे मार्कर है आपका, तो ये बेंट है तो ये फिनिशिंग है, अभी इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए तो ये क्या होता है, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो एक अच्छा सुडौल आकार में, एक बेहतरीन आकार में आपको पत्थर के कुल्हाड़ी, बसली और छेनी देखने को मिलती है नवपाषाण काल में। फिर उसके बाद स्थल की बात आती है मेहरगढ़, प्राचीनतम बस्ती। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, जो कि प्राचीनतम बस्ती है। सबसे प्राचीन बस्ती नवपाषाण कालिक, सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़। नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ मिला था आपको, मैंने लहुरा देव बताया था, संत कबीर नगर, वो लगभग आपको 9000 बीसी के आसपास मिलता है। जो यहाँ मिलता है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है, ठीक है ना। तो मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीन बस्ती, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। पालतू भैंस, भैंस को पालतू बनाए जाने का पहला साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से मिलता है। भैंस को पालतू बनाए जाने का पहला साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ से एक साक्ष्य और मिलता है, आप ध्यान दीजिएगा, मानव के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य, मानव के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद बुर्ज होम आपके कश्मीर का एक स्थल है, आपको मैंने कल भी डिस्कस किया था। बुर्ज होम से भी लगभग तीनों पाषाण काल के आपको साक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो बुर्ज होम से क्या मिल रहा है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य, कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां मिल रहा है, बुर्ज होम से मिल रहा है। और पहली बार कुत्ते को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य कहां मिल रहा है, आपको मध्य पाषाण काल में मिल रहा है, ठीक है ना। फिर चिरांद, अत्यधिक हड्डी निर्मित उपकरण। चिरांद जो कि आपके बिहार में स्थित है, चिरांद जो कि आपके बिहार में स्थित है, वहां से आपको हड्डी निर्मित बहुत बड़े मात्रा में उपकरण मिल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ी मात्रा में उपकरण मिल रहे हैं। फिर आपको एक टॉपिक इसमें दे दिए हैं हम नीचे कि नवपाषाण कालीन देन, या नवपाषाण काल की क्या क्या देन रही, क्या हमको पाषाण काल ने हमें क्या दिया, कौन सी फीचर्स दिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि कृषि का प्रारंभ सबसे बड़ा देन, कृषि की जो शुरुआत होती है वो नवपाषाण काल में देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद अस्थायी निवास का कॉन्सेप्ट, यदि आप खेती करेंगे तो अस्थायी रूप से आपको वहां पर वहां पर रहना भी पड़ेगा, क्योंकि आप रहेंगे तभी खेती की देखभाल करेंगे। तो पहली बार अस्थायी निवास का कॉन्सेप्ट कहां आ रहा है, नवपाषाण काल में। फिर आगे बढ़िए, पशुपालन, पशुपालन कहां से शुरू हुआ था, आपको बताया मध्य पाषाण काल से, लेकिन जो बेहतरीन साक्ष्य मिलता है वो कहां मिलता है आपको, नवपाषाण काल में पशुपालन का एक बेहतरीन साक्ष्य मिलता है। उसके पहले जो पशुपालन हो रहा है वो मांस के लिए हो रहा है, लेकिन अब मानव दुग्ध के लिए पशुपालन कर रहा है नवपाषाण काल में। फिर उसके बाद पहिए की खोज,
बहुत बड़ी चीज, पहिए की खोज से मानव गतिशील हुआ। मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने चीजों को, अपने सामानों को, अपने वस्तुओं को ले जा सकता था, ले आ जा सकता था। तो ये जो पहिए की खोज है, इसे आप नवपाषाण काल में क्रांति की संज्ञा भी दे सकते हैं। पहिए की खोज, कृषि का प्रारंभ, ये दोनों को मिला करके क्रांति की संज्ञा जो आपके गार्डन चाइल्ड महोदय देते हैं, इन सबको, इन फीचर्स को देखते हुए देते हैं। फिर आप आगे बढ़िए, आग का प्रयोग से चिर परिचित। आग का जो पहला परिचित, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में के लास्ट समय में, अंतिम अवस्था में मानव आग का उपयोग करना शुरू किया, लेकिन आग का बेहतरीन उपयोग करना आपका मानव जो है वो नवपाषाण काल में करना स्टार्ट किया। नवपाषाण काल में आग से मानव पूर्णतः वाकिफ हो गया, अच्छी प्रकार से उसका उपयोग करना जान गया और करने लगा। उसके बाद मृद भांडों का निर्माण, यानी कि आपके पास कृषि होगी, जब आपके पास अनाज उत्पादन होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, तो उसको प्रोडक्शन को रखने के लिए आपको बर्तन की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बार मृद भांडों के निर्माण का जो साक्ष्य मिलता है आपको, वो नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। तो 2 मिनट में मैं एक बार आपका रिवीजन करता हूं। तो आइए देखते हैं हम कि आपने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में मानव शिकारी है, थोड़ा बहुत खाद्य संग्रह भी कर रहा है। फिर आप आ जाइए मध्य पाषाण काल में, मानव शिकारी भी है और खाद्य संग्राहक की भूमिका भी अदा करने लगा। फिर आप आइए नवपाषाण काल में, तो मानव शिकारी अभी भी है, खाद्य संग्राहक अभी भी है, साथ में क्या करने लगा, कृषि करने लगा, कृषि करने लगा। तो उसके यहाँ एक क्रांति की संज्ञा हो गई। ठीक है ना। और दूसरी चीज आपने देखा कि इसमें आपको लगभग चीजों को मैं दोहरा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके जो छोटे औजार कहाँ मिल रहे हैं, मध्य पाषाण काल में, और आपके यहाँ पर जो है ये बेहतरीन और पालिशदार औजार मिल रहे हैं आपको नवपाषाण काल में। ठीक है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं मानव कंकाल का भारत में सबसे पहला ताज कहां से मिल रहा है, सराय नाहर राय, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सराय नाहर राय और महादहा से मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य। ठीक है ना। आगे देखिए, कुत्ते को पालतू मध्य पाषाण काल के दौरान बनाया गया, कुत्ते को पालतू मध्य पाषाण काल के दौरान बनाया गया। भीमबेटका की गुफा में नृत्य का, मदिरापान का और जुलूस के जो चित्र मिले हुए हैं, उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसको भी आपको मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर यहाँ पे आप आ जाइए एक बार फिर से, गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्रांति की संज्ञा किस विद्वान ने नवपाषाण काल को दी, तो आप गार्डन चाइल्ड आंसर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए कि ले मैन्सूरियर ने 1860 में टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में पहला स्थल खोजा नवपाषाण काल का, ये भी आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे देख ही रहे, पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण कालीन उपकरण, बसुली, छेनी, पालिशदार है वो भी। उसके बाद मेहरगढ़ प्राचीनतम बस्ती, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, पालतू भैंस का प्रथम साक्ष्य। भैंस, ध्यान दीजिएगा, भैंस से सब लोग वाकिफ होंगे, सब गांव से संबंधित हैं। तो भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिल रहा है आपको, मेहरगढ़ में मिल रहा है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य, बुर्ज होम में। अब एक विषय है आपका, कमेंट करिएगा कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया या कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया, ये आप पे मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देखना चाहता हूँ। ठीक है। और चिरान अत्यधिक हड्डी निर्मित उपकरण, और नवपाषाण काल की देन आपने देखा, कृषि के प्रारंभ, अस्थायी निवास, पशुपालन, पहिए का निर्माण और आग से चिर परिचित और मृद भांडों का निर्माण। आप इस स्लाइड को देखिए और टारगेट विद रोहन सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने 2 क्लास में आपके पूरे पाषाण काल को कंसाइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके वनडे एग्जामों को देखने पे, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, और इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देखिए, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, चीजें आपको याद हो जाएंगी। धन्यवाद।